सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। एंड ये है चैप्टर नंबर 13। एंड जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमने लास्ट चैप्टर नंबर 12 से मॉडिफायर स्टार्ट कर दिए थे एंड उसमें हमने एरे मॉडिफायर के बारे में बात किया था। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक और मॉडिफायर के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बेवल मॉडिफायर। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफायर होने वाला है। तो गाइज इस वीडियोस को आप पूरा टिल एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप बेवल मॉडिफायर सीख गए तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है अपने ऑब्जेक्ट को और रिफाइन करने के लिए। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप टिल एंड तक देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके मॉडल को और अच्छा लुक देने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एक बात और मैं आप लोगों को सबसे शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअली मेरे पास इंस्टाग्राम में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने सीधा जनरेट वाला ऑप्शन ही क्यों स्टार्ट कर दिया, आपने मॉडिफाई से स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो आई थिंक इसमें जो मेरा जो मेन रीज़न ये था कि अभी जो ये कोर्स चल रहा है, मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं ये एज अ बिगिनर चल रहा है और ये सब चीज़ें थोड़ा टेक्निकली है, इन द सेंस कि ये थोड़ा सा हाई लेवल की है, ज़्यादा नहीं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पहले हम ये कर लें, क्योंकि ये सब बेसिक्स है और ये हमारी मॉडलिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं रेदर देन कि ये भी यूज़ होते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें हम डेली मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम पहले इस सेक्शन को पूरा कर लें, क्योंकि ये हमारा बहुत यूज़फुल सेक्शन है। उसके बाद हम डिफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉडिफाई में। ओके, तो आप मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा ये डिसीजन सही है, ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं ऐड करता हूँ बेवल मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट में। एंड बेवल मॉडिफायर ऐड करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ बेवल मॉडिफायर बेसिकली काम क्या करता है, उसके क्या काम होता है बेसिकली। तो बेवल मॉडिफायर जो होता है हमारा बेसिकली वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी एजेस होते हैं उसके अंदर उसको स्प्लिट कर देता है दो में। ओके, बाय डिफॉल्ट वो दो होता है, आप उसको 2 4 6 8 10 जितना करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। पर बाय डिफॉल्ट वो 2 एजेस में, मतलब आपका जो एक एज होगा उसको वो दो में स्प्लिट कर देगा। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो अकॉर्डिंग टू दी एंगल करता है बेसिकली। कभी भी वो ऐसा नहीं कि उसने सारे एज कर दिए हैं और वो सबको ही बेवल कर रहा है। इन द सेंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से मॉडिफाई सेक्शन से मैंने यहाँ पर बेवल ऐड किया और जैसे ही मैंने बेवल ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पर हमारा बेवल लग गया है जहाँ पे हमें नीड थी और जहाँ पे ज़रूरत है भी बेवल की। पर अगर मैं आपको उसको वायर फ्रेम में दिखाऊंगा तो यहाँ आप देखिए कि इसने जो एज जो स्प्लिट करे हैं वो सारे स्प्लिट कर दिए हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसने एज तो इसने सारे स्प्लिट कर दिए हैं, बट जो ये बेवल दिखा रहा है वो सिर्फ कुछ ही उस पर दिखा रहा है, कुछ ही एजेस पर दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये एज अ एंगल काम करता है, कि वो देखता है कि कौन से जो एजेस हैं वो कितने एंगल डिग्री पे हैं, उस हिसाब से वो बेवल करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करूँ तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिमिट मैटर होता है उसको मैं नन से एंगल पे कर देता हूँ। तो अब आप देखिए क्या होगा कि अगर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं अब कि हमारे पास कुछ ही एजेस हैं जो स्प्लिट हुए हैं पर सारे स्प्लिट नहीं हुए। और ऐसा क्यों? तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंगल पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एंगल का एक डायमेंशन एक आ गया है कि वो 30 डिग्री है। ठीक है, इन द सेंस कि जो 30 डिग्री से हायर है और जो 30 डिग्री एंगल में हैं उसने सिर्फ वही है जब स्प्लिट करे हैं, ना कि सारे। क्योंकि आप देखिए कि बेवल जो काम करता है वो आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो शेप्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी वो काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने जब जो एज स्प्लिट करे हैं वो सिर्फ वही करे हैं जो 30 डिग्री के एंगल में आते हैं। और बेसिकली ये जो काम करता है ये आसपास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी काम करता है। आप देखिए इसके जो ऊपर के जो फेस है, जो नीचे का फेस है वो एकदम फ्लैट है, इसलिए उसने यहाँ पे फ्लैट रखा और यहाँ पे वो एंगल में है तो इसलिए उसने यहाँ पे बेवल कर दिया। ओके, तो ये होती हैं बेवल की कुछ बेसिक सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करूँगा ऑफसेट से और मैं आपको यहाँ से शो करते हुए एंड तक पूरा बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफसेट के बारे में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब हम एरे कर रहे थे कि ऑफसेट बेसिकली क्या काम करता है। ऑफसेट बेसिकली दो एजों की दूरी डिफाइन करता है या फिर दो ऑब्जेक्ट की दूरी डिफाइन करता है। तो यहाँ भी वो सेम वही काम करता है। आप देखिए कि जैसे मैं इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा तो ये देखिए जो बेवल के जो बीच की जो दूरी है वो इंक्रीज़ कर रहा है वो। ओके, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैं इसका ऑफसेट बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एक सेगमेंट का। ठीक है, अब ये सेगमेंट क्या काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो बेवल होता है ये हर एज को दो में डिवाइड करता है। उसके बाद हमारे ऊपर होता है उसे हम 2 4 6 8 10 कितना करना है।
तो वो हम यहाँ सेगमेंट के सेक्शन से कर सकते हैं। और सेगमेंट सेक्शन जैसे हम उसमें ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो आपका बेवल है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने इसमें सेगमेंट्स इंक्रीज़ करे तो आप देखिए वहाँ वो स्मूथ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने 6 ले लिए और वहाँ से मैं बेवल यहाँ से थोड़ा ऑफसेट इंक्रीज़ करता हूँ और डिक्रीज़ करता हूँ, तब देखिए कि आप एज की यहाँ से वैल्यूज़ को, स्मूथनेस को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ऑफसेट बेसिकली जितने भी एजेस होते हैं उनकी बीच की दूरी जो होती है उनको मेंटेन करके रखता है। ओके, एंड अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पर, आप देखिए कि क्लैंप ओवरले होता है। ठीक है, तो ये क्लैंप ओवरले ये ऑफसेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम करता है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने इसकी थोड़ी सी यहाँ पे ऑफसेट बढ़ाया कुछ 2 मीटर के आसपास, और उसके बाद मैं एडिट मोड में गया और मैंने यहाँ पे एक एज लगाया। तो आप देखिए जैसे मैं इस एज को ऊपर करूँगा ना तो ये एज के अकॉर्डिंग चीज़ें छोटी बड़ी हो रही हैं। ओके, यहाँ देखिए। और अगर अब मैं इस क्लैंप ओवरलैप को अगर मैं ऑफ कर दूँ और अब मैं इस एज को मूव करूँ, अब देखिए मैंने शिफ्ट वी प्रेस किया और अब देखिए क्या होगा कि वो ओवरलैप हो गया। देखिए, तो बेसिकली जो ये क्लैंप ओवरलैप होता है ये बताता है, ये बेसिकली बताता क्या है, ये जो भी हमारा बेवल होता है उसकी विड्थ को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू दी टोपोलॉजी। अगर हम कोई नया एज उसमें ऐड करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि हमारा मैश उसने ओवरलैप कर दिया, कुछ ऐसा है जिससे वो देखिए लुक उसका बहुत ख़राब लगता है। तो मेक श्योर कि आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट भी तो ये ऑन रहता ही है, कभी कभी ऑफ हो जाता है तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसे क्लैंप ओवरले कर सकते हैं जिससे आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इस एज को डिलीट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ऑफसेट के साथ ही काम करती है, इसलिए मैंने इसके साथ साथ ही आपको ये चीज़ समझा दी। देन अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, विड्थ, डेप्थ एंड परसेंटेज। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। तो मैं गया फ्रंट व्यू में एंड उसके बाद मैंने वायर फ्रेम खोला। देन मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ देखिए ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर का ऑफसेट है बेसिकली। ओके, तो ऑफसेट बेसिकली होती है ये दूरी। ओके, देन जैसे मैं विड्थ चेंज करता हूँ तो विड्थ होती है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो लेंथ होती है वो विड्थ होती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो आती है डेप्थ होता है ये कितना अंदर को है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा यूज़ करना चाहते हैं और आपके मॉडल के अनुसार वो कौन सी चीज़ें फिट हो रही हैं। तो ये आपको देखना होगा अकॉर्डिंग टू योर मॉडल्स। ओके, देन आता है ऑप्शन एक परसेंटेज का। तो परसेंटेज क्या काम करता है, जैसे ये है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। तो परसेंटेज जैसे ही मैंने किया तो देखिए ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ परसेंटेज ऐड किया मैं थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसके बाद यहाँ फ्रंट व्यू में गया। तो जो परसेंटेज है बेसिकली ये क्या करता है, मैंने एडिट मोड में गया और मैंने ये एजेस को सिलेक्ट किया, इस एजेस को। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ कुछ ऐसे बाहर को, कुछ ऐसे। ओके, तो आप देखिए जो साइड के जो एजेस हैं ये बेसिकली इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना गैप बढ़ा रहे हैं। ओके, आप थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। बेसिकली ये क्या होता है कि हमें अगर हम कहीं पे ऐसा देखते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आई थिंक आपको ये ऐसे ही समझना है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को करता हूँ तो आप देखिए कि जहाँ से हमने एज खींचा है, ठीक है, वहाँ का परसेंटेज ज़्यादा है। ओके, एंड जहाँ से हमने नहीं खींचा वहाँ का परसेंटेज कम है। इन द सेंस कि जहाँ हमारा वेट है, जहाँ से हमने उसे पुल किया है, वहाँ वो 7% के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जहाँ हमने पुल नहीं किया है वहाँ पे वो परसेंटेज कम होते जाएगा। मतलब कि हम वाइड से थिन की ओर एक मतलब एक तरह से शेप हो जाएगी हमारी, अगर मैं आपको बताऊं तो। और सेम चीज़ वो यहाँ पे भी हो रही थी कि जो ओवरऑल इन एजो की जो दूरी थी वो इन एजो के अकॉर्डिंग नहीं थी। और एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों को उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम ऑफसेट से ही सारा काम कर लेते हैं। विड्थ एंड डेप्थ में तो हम बहुत रेयरली पहुँचते हैं, बट ठीक है वो ऑप्शंस थे तो मैंने आपको इसलिए ये समझा दिए। तो मैंने ये कंट्रोल Z किया। ओके, देन अब हम आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है हमारा अब वो है ओनली वर्टिसेस। सो ओनली वर्टिसेस बेसिकली क्या है, जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये सिर्फ वर्टिसेस को ही सॉरी मैं इसका ऑफसेट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया।
तो ये क्या करेगा, सिर्फ वर्टिसेस को ही बेवल करेगा। और ये कहाँ पे काम आता है बेसिकली, जहाँ पे आपको कोई डैमेज चीज़ दिखानी हो, या फिर आपको ऐसा होता है ना, स्टोन होता है काइंड ऑफ, ऐसा स्टोन भी होता है जिसको हम उसके स्टोन के हम वर्टिसेस को हम ऐसे बेवल कर देते हैं, तो वो कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। तो उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। ओके, देन क्लैंप ओवरले मैंने आपको बता दिया था, क्लैंप ओवरले क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं लूप स्लाइड के बारे में। तो जो लूप स्लाइड है बेसिकली वो क्या काम करता है कि जितने भी हमारी जो बेवल है उसको वो कंसिस्टेंस रखने की कोशिश करता है। एंड कंसिस्टेंस कैसे रखने की, मतलब एक समान रखने की कोशिश करता है हमारी टोपोलॉजी को। ओके, और वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं गया फिर से अपने वायर फ्रेम मोड में और मैंने यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अभी हमारा लूप स्लाइड ऑन है और मैंने क्या किया, इसको खींच के थोड़ा सा, इसको खींच के थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया। ओके, तो अभी आप देखिए हमारी जो ये एजेस की जो वो है टोपोलॉजी है वो अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसे चल रही है। ओके, एंड यहाँ आप देखिए जो हमारे बीच में एक एक्स्ट्रा हमने जो एज लगाया था वो टोपोलॉजी उसने बिल्कुल नहीं चढ़ी, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट ही है। पर हमारे जो ये चीज़ है ये थोड़ा सा बिगड़ गई, यहाँ पे थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब देखिए जैसे मैं इस लूप स्लाइड को ऑफ करूँगा तो क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये तो इसे कंसिस्टेंट कर देगा, पर जो हमारी जो ये चीज़ है जहाँ से हमने उसे पुल किया था, ये जो टोपोलॉजी है वो अकॉर्डिंग टू दी बेवल एडजस्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको अपने मैश में टोपोलॉजी मेंटेन करनी है तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए जो वो टोपोलॉजी है वो उसने एकदम मेंटेन करी है, पर हाँ उसने ये वाला बेवल थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रखा, पर जो मेनली इसका जो काम होता है वो टोपोलॉजी को मेंटेन करने का काम होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसने ये चीज़ तो फिर इक्वल कर दी। ओके, पर जो हमारी जो टोपोलॉजी है वो ख़राब हो गई, इसलिए हम इस लूप कट को ऑलवेज ऑन रखते हैं। पर यहाँ पे मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि ये अकॉर्डिंग टू योर मॉडल्स होगा कि वो कैसे डिफॉर्मेशन कर रहा है, कैसी शेप्स हैं, क्योंकि बेवल एक ऐसा मॉडिफायर है कि जिसको आप पता नहीं कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हो, पर आप पता नहीं आप कितने ही तरीक़ों से यूज़ करते हो, क्योंकि हर मॉडल पे ये हर तरीके से यूज़ हो सकता है। ओके, तो लूप कट का कुछ ऐसे काम है, सॉरी लूप स्लाइड का कुछ ऐसे काम है। देन मैं इसको जेड करता हूँ या, तो देन हम बात करते हैं मार्क सीम एंड मार्क शार्प। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आता हूँ अपने यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके एडिट मोड में गया और मैंने इन एजेस को सिलेक्ट किया। ओके, इन एजेस को सिलेक्ट करके मैंने किया राइट क्लिक और यहाँ पे मैंने क्लिक किया मार्क शार्प। ओके, एंड मार्क शार्प करने के बाद मैंने इस पर ओवरऑल पर राइट क्लिक करके किया शेड स्मूथ। देन उसके बाद मैं गया यहाँ नीचे नॉर्मल स्टेप पे और यहाँ पे आपको देखिए ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में नॉर्मल स्टेप में मैंने किया ऑटो स्मूथ। तो अब देखिए जैसे ही मैंने ऑटो स्मूथ किया तो ये जो एजेस हैं यहाँ पे जो मैंने मार्क शार्प किए थे वो कुछ ऐसे शार्प हो गए। ओके, सो ये काम करता है ऐसे। देन उसके बाद मैं यहाँ गया बेवल मॉडिफायर पे और मैंने यहाँ पर इनेबल किया मार्क शार्प। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसने जो मार्क शार्प किया वो ओवरऑल जो एज इसने स्प्लिट किया था बेवल ने, वो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही मार्क शार्प कर दिया है। ओके, तो मार्क शार्प कुछ ऐसे काम करता है। एंड मार्क सीम जो हम यूवीज में यूज़ करते हैं, एजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्क सीम होता है जिसके थ्रू हम यूवी कट करते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करता है। वो यूवीज पे काम करता है, मतलब हमको कोई यूवी ऐसे शार्प दिखाना हो, मतलब कोई ऐसा पोर्शन जो यूवी के अंदर हमें शार्प दिखाना हो, तो उसके लिए हम मार्क सीम यूज़ करते हैं। ओके, देन मैं इसको भी कंट्रोल Z कर दूँ। देन उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है वो है हार्डन नॉर्मल। तो उसके लिए मैंने अलग से एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, वो रहा ये। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल बेवल मॉडिफायर लगाया है, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, नॉर्मल जैसे बेवल मॉडिफायर होता है वैसे मैंने इस पर लगाया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक कुछ ग्रेडियंट टाइप का दिख रहा है, यहाँ कुछ ज़्यादा ब्लैक है, यहाँ कुछ ज़्यादा वाइट है, एंड हमें एक यहाँ पे ये लाइन भी दिख रही है एकदम शार्प सी। ओके, तो इस शार्प लाइन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हार्डन नॉर्मल। बिकॉज अगर मैं इसको शेड स्मूथ भी कर दूँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर शेड फ्लैट करूँगा तो आप देखिए कि वो लाइन तो चले गई, पर हमारी जो ये वाली चीज़ है ये फिर से वैसी एकदम शेड फ्लैट हो गई है। तो सबसे पहले हमको उसको शेड स्मूथ करना ही होगा। ओके, देन जब हम जैसे हम उसको शेड स्मूथ कर रहे हैं तो हमारे पास ये लाइन्स आ रही हैं। ये जो हमारा टूल है हार्डन नॉर्मल का, ये ब्लेंडर 2.8 में ही आया है, उससे पहले ये नहीं था।
उससे पहले जो हम करते थे वो हम क्या करते थे कि हम टाइप मोड में जाके इंडिविजुअली यहाँ पे ऐसे लूप कट लगाते थे, तो तब जाके वो ऐसे, अब आप देखिए वो काफ़ी शार्प हो जाता था, तब जाके वो लाइंस गायब होती थी। पर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता था और काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, तो उसके लिए एक नया फीचर बनाया लोगों ने, उसे कहते हैं हार्डन नॉर्मल। जैसे ही मैं इस हार्डन नॉर्मल को यहाँ से इनेबल करूँगा, क्लिक किया, तो अभी आप देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। पर यहाँ पर आप देखिए हमें एक वार्निंग मिलती है, वो होती है इनेबल ऑटो स्मूथ इन ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी। वो रहा ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी से ऑटो स्मूथ ऑन कीजिए। तो जैसे भी यहाँ से ऑटो स्मूथ ऑन करता हूँ, तो आप देखिए कि अब जो वो हमारे जो शार्प लाइनें आ रही थी वो गायब हो गई, एंड हमारे पास एक परफेक्ट शार्प एंड बेवल्ड ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इसने काम क्या किया, जो उसने ये काम किया वो ये किया कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये बेवल है ये अकॉर्डिंग टू दी जो उसके आसपास के जो सरफेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसके आसपास के सरफेस थे वो एकदम फ्लैट थे, बट ये इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एक एज था, इसलिए यहाँ पे शार्प लाइन बना रहा था। पर जैसे ही हमने इसमें ऑटो स्मूथ ऐड किया तो 30 डिग्री से ऊपर जितने थे वो सारे अफेक्टेड हुए, और जो 30 डिग्री से नीचे थे वो नहीं हुए। तो यहाँ पे वो 30 डिग्री वाला एंगल नहीं आता था, इसलिए उसने वहाँ पे जितने भी एजेस थे वो सारे शार्प कर दिए। ओके, एंड जितने भी हमारे ये 30 डिग्री वाले एंगल थे इसने देखिए एकदम ब्लेंड कर दिया इसके साथ। ओके, तो ये काम करता है हमारा हार्डन नॉर्मल। ओके, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट मेथड कैसे काम करता है। तो लिमिट मेथड आप देखिए कि जैसा मैंने आपको एंगल तो बता ही दिया था कि यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ दोबारा से, तो ये देखिए कि जो नॉर्मल बेवल होता है वो सारे एजेस को बेवल करता है। अगर हम एंगल के थ्रू करें तो ये कुछ ही बेवल एंगल जो एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हीं को ही बेवल करता है। अब हम आ जाते हैं अगले पे, वो है वेट। तो बेसिकली जो ये वेट होता है ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे कुछ एजेस सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मैंने ये पूरा एक एज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला, और एज सेलेक्ट करने के बाद मैंने एन प्रेस किया और यहाँ गया मैं व्यू में, सॉरी आइटम सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर जाके आइटम सेक्शन में जाके मेन बेवल वाला जो वेट है यहाँ से उसको इंक्रीज़ कर देंगे, और जैसे ही यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, मान लो मैंने 0.20 किया, देन उसके बाद जैसे ही मैं एंगल से वेट चेंज करूँगा तो आप देखिए जहाँ हमने वेट दिया था सिर्फ वो एजेस ही बेवल्ड हुए होंगे। आई थिंक इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आई थिंक ये बहुत कम है। ये देखिए जैसे आप देखिए कि यहाँ पे हमने वेट दिया था सिर्फ वही एजेस हमारे बेवल्ड हुए हैं, बाकी हमारे अनबेवल्ड हैं। ओके, सो ऐसे काम करता है हमारा ये वेट। एंड हम यहाँ से आइटम सेक्शन से वो वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे 0 कर रहा हूँ। ओके, एंड जो लास्ट वन है वो है वर्टेक्स ग्रुप। तो वर्टेक्स ग्रुप क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्टेसेस सेलेक्ट करे ये वाले, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैंने सिर्फ ये वर्टेसेस सेलेक्ट करे कुछ ये, और उसके बाद मैं यहाँ गया ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, यहाँ पर मैंने यहाँ असाइन कर दिया ग्रुप, न्यू बना के असाइन कर दिया। देन दोबारा बेवल मॉडिफायर में गया, यहाँ मैंने वर्टेक्स ग्रुप पर क्लिक किया, तो आप देखिए कि वो पूछ रहा है भाई वर्टेक्स ग्रुप कौन से वाले पे करना है हमें। तो हमने यहाँ गए और हमने उस ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जो जो हमने सेलेक्ट किए थे, जितने भी वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए थे सिर्फ वही बेवल्ड हैं और उसी पे ही चीज़ें अफेक्ट होंगी, ओवरऑल किसी पे भी अफेक्ट नहीं होंगी। तो ये काम करता है वर्टेक्स ग्रुप। ओके, तो ये था कुछ लिमिट मैटर का हमारा। ओके, देन अब हम बात करते हैं मीटर टाइप के बारे में। तो मीटर टाइप कैसे काम करता है, सो ये देखिए, सो मीटर टाइप के लिए मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है कुछ। तो सबसे पहले मैं इसका वायर फ्रेम इनेबल कर दूँ कुछ यहाँ से, ठीक है। तो जो आउटर होता है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है, और जो हमारा इनर होता है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है। ओके, तो लेट्स डू इट, कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास अभी काफ़ी अच्छी टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले मैं इसको नन से एंगल कर देता हूँ। तो आप देखिए जैसे ही मैंने इसे एंगल किया तो हमारा जो बेवल है वो अकॉर्डिंग टू एंगल हुआ, और यहाँ देखिए हमारे पास एक गंदा सा एक पिंच बन गया जो हमारे मॉडल को थोड़ा अच्छा लुक नहीं दे रहा। तो अब मैं यह करूँगा, यहाँ मैं आउटर पे जाऊँगा और आउटर पे जाके मैं इसको चेंज करूँगा शार्प से पैच। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी गुड टोपोलॉजी है, पर जो हमारे पास नहीं है वो ये है कि हमारे पास ये जो मैश था वो एक्स्ट्रा वो नहीं है। हमारे पास एक बड़ा सा एंगोन यहाँ पर आ गया है, जो कि अगर लॉजिकली देखें तो सही नहीं है, क्योंकि ये हम गेमिंग इंजन में इसे यूज़ नहीं कर सकते। गेमिंग के लिए ये टोपोलॉजी बिल्कुल ख़राब है, बट इट्स ओके। ये एक तरीका है समझाने का, इसलिए मैंने ये चीज़ करी है।
देन अगर मैं इसी कोई पैच को चेंज करके अगर मैं आर्क कर दूं तो आप देखिए हमारे पास काफ़ी अच्छा एक कर्वेचर बन जाता है। ओके, बट सेम थिंग यहाँ पे भी कि हमारे पास वो एक्स्ट्रा फेसेस नहीं है जो कि हमें मैनुअली भी करने पड़ सकते हैं। एंड सेम चीज़ है यहाँ पे इनर में, तो देखिए अभी इनर में हमारे पास कुछ ऐसा है, तो अगर मैं यहाँ से चेंज करके उसे आर्क करूँ तो आप देखिए उसने कुछ ये ऐसे एक परफेक्ट कर्वेचर बना दिया है, ऐसे टोपोलॉजी चेंज कर दिया। पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को जो पसंद है वो है कि आउटर में हम शार्प रखेंगे एंड इनर में हम आग रख सकते हैं या फिर पैच रख सकते हैं। मेरे को दोनों ही सही लगते हैं पर मैं आग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, देन अब हम बात करते हैं जो हमारा रहता है ऑप्शन, वो रहता है फेस स्ट्रेंथ मोड पे। सो फेस स्ट्रेंथ मोड मुझे वैसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और मुझे जितना मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है, इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि ऑब्जेक्ट की जो शेड स्मूथ होते हैं उसको फिक्स करना, शेडिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसे फिक्स करना। उसके लिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर लगाते हैं, फिर वहाँ जाकर हम उसे इनेबल करते हैं, देन जाके ये काम करता है। पर मुझे ये न्यू अफेक्टेड एंड ऑल में कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने वायर फ्रेम इनेबल किया, डिसेबल किया, देन मैंने यहाँ फेस से न्यू पे ले आया, तो अभी आप देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे एक नया नॉर्मल वेट मॉडिफायर लगाया और यहाँ लगा के मैंने इसे फेस इन्फ्लुएंसर इनेबल कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे फेस इन्फ्लुएंसर इनेबल किया, ये बोला कि भैया आप ऑटो स्मूथ इनेबल कर दीजिए। तो मैं यहाँ जाके मैंने ऑटो स्मूथ इनेबल किया। तो अब देखिए जैसे मैंने ऑटो स्मूथ इनेबल किया तो यहाँ पे कुछ चेंजेस तो हुए पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। आप देखिए अगर मैं यहाँ अफेक्टेड में जाता हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑल में जाता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर अगर मैं इसका थोड़ा सा ऑफसेट चेंज करता हूँ तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा। लेकिन न्यू में ये है, अफेक्टेड में ये है और ऑल में ये है, जो मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस लगा। बट मेनली मेरे को जो समझ में आया कि ये शेडिंग स्मूथ को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। बट आई थिंक आप लोग को ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर के ऑप्शन से ये सब चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि हमको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे हटा रहा हूँ एंड इसको नन पर रख के इसका ऑफसेट में थोड़ा कम कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर अभी जो एक चीज़ रह जाती है वो है कि मटेरियल। तो मटेरियल बेसिकली कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ देख सकते हैं मटेरियल के सामने -1 लिखा आ रहा है, 0 1 2, ये सब कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मटेरियल सेक्शन में, ये रहा हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे मैं 2 मटेरियल बना लूँगा। एक तो हमारा है ऑलरेडी, एक मैं और बना लूँगा और इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा, कुछ ग्रीन कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। एंड देन फिर से दोबारा मैं बेवल में गया और बेवल मॉडिफायर में जाके अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जाके मैंने इस मटेरियल को चेंज कर दिया। अभी 0 पे मैंने 1 कर दिया। तो आप देखिए कि जो एजेस पे मटेरियल है वो दूसरा आया है और जो ओवरऑल जो मटेरियल है वो दूसरा है। अब देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल का ये कलर है, ठीक है, और एजेस का ये कलर है। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे तो काफ़ी पसंद आता है कि हम ऐसे काफ़ी अच्छी से कूल चीज़ें बना सकते हैं और बहुत परफेक्टली ये काम करता है। ओके, तो ये काम करता है हमारा मटेरियल ऑप्शन। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब रहता है हमारा सब यहाँ पर ग्रिड फिल। तो ग्रिड फिल क्या काम करता है आप ध्यान से देखिए। तो अभी क्या ये ग्रिड फिल पे है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन टाइप है बेसिकली। अब ये ग्रिड फिल पे है, अगर मैं इसे कट ऑफ कर दूंगा तो आप देखिए ये जो ग्रिड फिल हुई थी इसने बेसिकली कट कर दिए हैं सब जगहों से। ओके, एंड उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हमें मिलता है कस्टम प्रोफाइल का। तो एक कस्टम प्रोफाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ कस्टम प्रोफाइल आ जाती है, जिसके थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे खुद का कुछ भी बेवल तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं वैसे अभी आई डोंट नो मैं कितना सही कर लूँगा, पर हाँ कुछ तो ये करता है, ये थोड़ा करना पड़ता है। पर हमें देखिए यहाँ पर हम कस्टम बेवल बना सकते हैं। एंड अगर मैं इसका कट ऑफ यहाँ रख दूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। देखिए स्टेप, थोड़ा सा इसके बढ़ा दूँ तो ये आप देखिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरा ले लूँ सपोर्टिंग, कुछ ऐसे हैं, कुछ ये देखिए काफ़ी अच्छा एक प्रीसेट है, इसके थ्रू हम ऐसे कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं। और एक प्रीसेट ये है, तो ये कुछ कस्टम प्रीसेट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का भी कुछ यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था हमारा बेवल मॉडिफायर और आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। एंड मैंने आपसे बोला था कि हम कुछ मॉडल करेंगे, पर आई थिंक ये बेवल मॉडिफायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मेरे को मॉडल करने का कुछ टाइम मिला नहीं। पर हाँ नेक्स्ट में हम कुछ ना कुछ मॉडल करेंगे, उसके साथ मैं मॉडिफायर बताऊँगा।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट नीचे दीजिए। एंड हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लेसन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।